नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 6 दिसंबर 2019 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसकी सीरीज़ हम कर रहे थे, जिसमें आज हम पार्ट 5 करेंगे। इसके अंतर्गत हम 41 से लेकर के 50 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वह आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा के लिए सिस्टमेटिक तैयारी करने हेतु आप हमारी एप्लीकेशन एक्यूरेट योगा को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। तो गच्छता तिष्ठता कार्येषु। तो गच्छता और तिष्ठता संस्कृत में भी कल को पूछ सकता है एग्जामिनर। गच्छता और तिष्ठता ऐसा संस्कृत में शब्द आता है श्लोक के अंतर्गत हठ प्रदीपिका में। तो वहां कहा जाता है कि उज्जाई कुंभक को आप कभी भी कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते। इसके लिए स्पेशली ये कहा गया, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अन्यों की अगर बात करें हम भस्त्रिका की, तो भस्त्रिका कुंभक वो है जिसमें श्वास प्रश्वास करना होता है तेजी से, और जब थकान आ जाए तो हमें सूर्य नाड़ी से श्वास लेकर के कुंभक करके और ईड़ा नाड़ी से रेचन करना होता है। ये भस्त्रिका कुंभक है, जिसके लिए कहा गया है कि ये भस्त्रिका कुंभक जो है वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ इन तीनों रोगों का नाश करता है और कुंडली जागरण करने में भी सहायक है। और 3 ग्रंथियां जो होती है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन ग्रंथियों का भी यह भेदन करता है भस्त्रिका कुंभक। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। वात पित्त कफ तीनों दोषों से पैदा होने वाले रोगों का नाश करेगा, उनमें संतुलन लाएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ग्रंथियों का भी भेदन करता है भस्त्रिका कुंभक। अन्य अगर मूर्छा की हम बात करें तो मूर्छा कुंभक में क्या होता है कि जब आप अभ्यास करते तो मूर्छा आने लगती है, केवल इतना ही बताया है। और प्लाविनी की बात करें तो प्लाविनी वो कुंभक है जिससे पानी में तैरने की क्षमता आ जाती है, पानी में तैरने की क्षमता आ जाती है साधक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कल को यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जाननी है दोस्तों वो ये है कि हठ प्रदीपिका में कुल कितने कुंभक बताए गए हैं। कुल कुंभक 8 बताए गए हैं, 8 कुंभक हठ प्रदीपिका में है। और वो कौन कौन से हैं? हठ प्रदीपिका के अनुसार 8 कुंभकों की बात करें, 8 कुंभकों में सबसे पहले सूर्यभेदी, मैं इनके नाम लिख देता हूं तो आपको स्क्रीन पर नाम लिख रहे होंगे 8 के 8। 8 कुंभकों में सबसे सूर्यभेदी पहले है, दूसरा उज्जाई, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, पांचवा भस्त्रिका, छठा भ्रामरी, सातवां मूर्छा और 8वां प्लाविनी। ये 8 कुंभक जो है हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल को प्रश्न क्या पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए निम्न में से किस कुंभक का हठ प्रदीपिका में वर्णन नहीं किया गया है या किसका किया गया है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है। तो हठ प्रदीपिका में कुल 8 कुंभक है। और यदि हम श्रेष्ठ कुंभक की बात करें, श्रेष्ठ कुंभक कौन सा है? श्रेष्ठ कुंभक, तो कुंभक कौन सा है? प्रत्येक ग्रंथ में दोस्तों हमेशा ही श्रेष्ठ कुंभक जो है आपका केवली कुंभक रहेगा। केवली कुंभक जिसमें रेचक पूरक आदि की हमें आवश्यकता नहीं रह जाती, उसे हम केवली कुंभक के नाम से जानते। तो ये आप ध्यान रखेंगे, केवली कुंभक हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि वो 8 कुंभकों में शामिल नहीं है, परंतु उसका हठ प्रदीपिका में लास्ट में कहा जाता है कि केवली कुंभक श्रेष्ठ कुंभक कहलाता है, क्योंकि ये बाकी के सारे 8 कुंभक जो है सहित कुंभक है। इनमें हमें रेचक भी करना है, पूरक भी करना है और कुंभक भी करना है, तीनों क्रियाएं होंगी। परंतु केवली कुंभक एकमात्र ऐसा कुंभक है जिसमें हमें रेचक और पूरक की आवश्यकता नहीं होती, ओनली हमारा कुंभक लग जाता है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा जाता है। केवली कुंभक, ओनली कुंभक उसे कहा जाता है। तो केवली कुंभक श्रेष्ठ कुंभक है, ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न। यह एनाटॉमी से पूछा गया है। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु मीन्स क्रैनियल नर्व कौन सी है? तो फोर्थ क्रैनियल नर्व की अगर बात की जाए तो ट्रोक्लियर जो है फोर्थ क्रैनियल नर्व है। परंतु हमें तो इस प्रश्न को बेसिकली पूरा अच्छे से जानना है। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि नर्व्स कितनी है, कितने टाइप की हैं। अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में नर्व 2 प्रकार की है। एक क्रैनियल नर्व है, क्रैनियल नर्व है जो ऊपर पूछी गई आपसे, वो कितनी है? वो 12 जोड़ी है, पेयर्स के रूप में है, 12 जोड़ी है। वो क्रैनियल वाले पार्ट से निकलती है, मतलब हमारे कपाल से निकलती है, इसलिए इसको कपालीय तंत्रिकाएं भी बोल देते हैं। दूसरी होती है हमारी स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, वो कितनी है? स्पाइनल नर्व की बात की जाए तो ये स्पाइन से निकलेगी, मतलब रीढ़ की हड्डी के आसपास से निकलेंगी। तो वो कितनी है? 31 पेयर, 31 पेयर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें से अपने को ये पता करना है कि 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व है, उनका नाम क्या क्या है, क्योंकि स्पाइनल नर्व के नाम नहीं दिए गए हैं, केवल क्रैनियल नर्व के नाम है। तो क्रैनियल नर्व के हमें नाम याद करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है, और ना ही स्पाइनल नर्व के नाम पूछे जाते हैं आपसे। इस प्रश्न को अगर देखें हम डेप्थ में तो बाकी नर्व्स का भी हमें पता होना चाहिए
ट्राइजेमिनल नर्व की अगर बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व कितने नंबर की है? 5वीं नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है। एब्ड्यूसेंस की बात करें तो ये कौन से नंबर की है? 6th नर्व है। ये कहाँ से निकलते हैं? कपाल से निकलते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व की बात करें तो ये नर्व जो है 12th नंबर की है। तो इन नर्व्स का नाम पता होना चाहिए। एक बार आप इंटरनेट पर जरूर सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 12 के 12 नर्व सारी की सारी सीक्वेंस में ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एक बार आपका ये भी पूछा गया था कि इनको सीक्वेंस में रखें, तो आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, आप इनको जरूर याद रखेंगे। और 12 के 12 नर्व को याद रखने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दी है। ऐप में जाकर के जब वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको इजीली याद हो जाती है, वहां जरूर इनको देखेंगे। और प्रश्न करने से पहले वो नर्व्स का नाम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप प्रश्न मेरा देखते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे ही प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आया उसे पॉज कीजिए और अपने हिसाब से उत्तर दीजिए। जितने तरीके से आप सोच सकते हैं प्रश्न के बारे में उतना एक्स्ट्रा सोचिए, क्योंकि हमें क्या है, प्रश्न को डेप्थ में एनालाइज करना है, केवल उसका उत्तर नहीं देना, एनालाइज करना है। उसको एनालाइज कीजिए और फिर मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए आप आगे, कि आपको नया कुछ चीज मिल रही है या ऑलरेडी सारी चीजें पता थी, तो आपका ज्ञान धीरे धीरे और परिपक्व होता जाएगा। यही तरीका होता है दोस्तों पीवाईक्यूज को करने का, ये ध्यान रखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न। गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आसन वर्जित है? वर्जित मतलब नहीं करना, अब हमें कौन सा आसन नहीं करना। अब ध्यान देंगे, तीसरे मास के दौरान लगभग गर्भ जो है बनने लग जाता है, तो उस समय हमें पेट पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना। कॉमन सेंस है दोस्तों, गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का पेट पर प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि बच्चा वहां जो है विकसित हो रहा होता है। तो पश्चिमोत्तानासन पर पेट पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये नहीं करना हम को। पवन मुक्तासन में भी पेट पर पड़ेगा प्रेशर, ये भी नहीं करना। और हमसे पूछा क्या गया था? वर्जित ही पूछा गया था, तो हमने राइट ही ऑप्शन चूज किए हैं। सी और डी यही दोनों नहीं करने, यही वर्जित पूछे हैं अपने से। सी और डी जो है ऑप्शन नंबर 4 में हमें मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन है सी और डी मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहीं से आपको नेक्स्ट टाइम में क्या प्रश्न पूछेगा कि कौन से आसन करने चाहिए, तो कौन से करने चाहिए यहीं से आप तैयार करके लेके जाओगे कि गर्भावस्था में कौन से आसन करने हैं। गर्भावस्था में मार्जरी आसन किया जा सकता है, भद्रासन भी किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा बहुत सी जगहों पर कि ये अभ्यास आपको करवाते हैं, तो इनको आप नोट रखेंगे, इनकी लिस्ट बना लेंगे कि ये हमें गर्भावस्था में करने चाहिए। तो इन फ्यूचर जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 दो दी गई, जिनको हमें मिलान करना है। कोई ना कोई आधार है जिसके आधार पर हमें इनको मिलान करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो कहा गया है पूर्वेशाम अपि गुरु कालीनन वच्छिदार। तो यह सूत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रथम पाद, जिसको हम समाधि पाद के नाम से जानते हैं, वहां पर ये कहा गया है। प्रथम पाद का 26 नंबर सूत्र है ये, जहां कहा जाता है स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालीनन वच्छिदार। तो ये किसके बारे में कहा गया है? यह ईश्वर के बारे में कहा गया है कि वह गुरुओं का भी गुरु है अनंत काल से। तो ईश्वर हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसको हम ईश्वर से मिलान कर देंगे। ठीक है जी, ए का 2 हो गया हमें। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं दोस्तों, अगर हम एग्जाम में, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो हमें ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना पता लग गया और हम कंफर्म है 100%, आपको लगता है कि आप कंफर्म है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में आइए जल्दी से। ए का 2 कहां पर है? ए का 2 मात्र ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। इतना कहते ही हमें आगे बढ़ जाना है। एग्जाम हॉल में हमें टाइम सेव करना है। एग्जाम हॉल में हमें प्रयोग करके नहीं देखना है, वहां पर उत्तर देना, टाइम सेव करना है। एक्यूरेसी प्लस टाइमिंग डिपेंड करती है वहां पर। और जब आप पीवाईक्यू सीख रहे हैं, लगा रहे हैं, अपने अभ्यास के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपको इनका डेप्थ में जानना है एक एक चीज। ईश्वर के बारे में बताया, और उस ईश्वर का नाम क्या कहा गया है? तस्य वाचकः प्रणव है। उसका नाम जो है प्रणव कहा गया, वो 27 नंबर सूत्र में कहा गया, अगले ही सूत्र में कहा जाता है ये बात। ठीक है जी, इसके बारे में हमें पता लग गया है। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वह ईश्वर जो है वो क्या है? वह क्लेश कर्म विपाक आश्चर्य परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, कि क्लेश कर्म विपाक और आश्चर्य से वह अछूता रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। 24 नंबर सूत्र में ये बात कही गई है, प्रथम अध्याय के 24 नंबर सूत्र में। ठीक है, ये ईश्वर के बारे में हो गया। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट है हृदय चित्त संवित। ये क्या है दोस्तों? ये विभूति पाद में से है, एक विभूति है ये। इसमें आपको ये जानना है कि विभूति पाद का सूत्र संख्या कौन सी है। तो यह तीसरे पाद का, जो तीसरा पाद हमारा विभूति पाद है, उसका 34वां सूत्र है। ये भी हमें पता लग गया। इसके बाद में नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघात, कि उससे द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता। तो ये किसके बारे में कहा गया है? यह आसन के बारे में कहा गया। और आसन आपको पता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 मिलान करना है। सूची 2 में 4 नंबर जगह पर आसन दिए गए हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा?
आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, ये कहा जाता है आसन के बारे में कि स्थिरता और सुखपूर्वक स्थिति को हम आसन कहते हैं। उसमें प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम की स्थिति होनी चाहिए और ततो द्वंद्वन अभिघात है, उससे द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता, मतलब द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता आ जाती है। द्वंद्व जो है परेशान नहीं करते हमें, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो है तंग नहीं करते हमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में है सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यहाँ कहा गया अभ्यास के बारे में बताया, कहता है अभ्यास जब आप करते हो तो क्या होता है, दीर्घ काल तक और निरंतरता से किसी भी वस्तु में आप लग जाते हो, उसको करते रहते हो बार बार, तो उसको अभ्यास कहते हैं। और ऐसा अभ्यास दृढ़ भूमि वाला होता है, मतलब मजबूत हो जाता है, उसको फिर आपको कोई भी डिगा नहीं सकता। मान लीजिए आप बार बार डेली नित्य प्रति योग सूत्र या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो निरंतर, तो जेआरएफ करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका अभ्यास दृढ़ हो गया। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं दीर्घ काल तक, लंबे समय तक और निरंतरता पूर्वक लगे रहिए, जब तक टूट नहीं जाता जेआरएफ तब तक लगे रहिए, तो आपको जेआरएफ पक्का मिलेगा। तो ये अभ्यास की महिमा यहाँ बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 यहाँ पर है, बी का 1 है क्या? बी का 1 है, सी का 4 भी है, डी का 3 भी है। तो इस प्रकार से हमने पहले ही आंकलन कर लिया था कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अगर इस सूत्र की हम बात करें तो ततो द्वंद्वान अभिघात है, यह सूत्र हमें मिलता है दूसरे अध्याय के 48 नंबर सूत्र में। और जो सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो सूत्र है यह प्रथम पाद जिसका नाम समाधि पाद है, उसमें हमें 14वें नंबर पर मिलता है, 14वां सूत्र है। तो इनकी संख्या जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम में संख्या के दृष्टिकोण से भी प्रश्न बना देता है। और ये पता होना चाहिए कि ये 4 पाद है योग सूत्र में, उनका अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहला पाद जिसे हम कहते हैं समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद कहा जाता है, तीसरे में विभूतियां आ जाती है, विभूति पाद बोलते हैं, और चौथे को बोलते हैं कैवल्य पाद, क्योंकि उस समय कैवल्य की आवश्यकता है, अंत में हमारा कैवल्य हो जाता है, तो कैवल्य पाद। ये चारों की सीक्वेंस भी आपको नोट रखनी है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। एग्जामिनर जो है अरेंज करने के हिसाब से आपसे चारों में से प्रश्न पूछ लेता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां है, मीन्स कान में पाई जाने वाली बोन्स कौन सी है, ऐसा पूछने की कोशिश की जा रही है आपसे, तो ये ध्यान रखना है। तो कान में हमारी कितनी बोन पाई जाती है? कान में 3 बोन पाई जाती है प्रत्येक कान में। तो इस तरीके से कान में कितनी होती है? दोनों कानों में 3 जोड़ी अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी, 3 पेयर्स, मीन्स एक कान में सेम 3 है, वही सेम दूसरे कान में भी 3 है। तो अगर यहाँ पर देखें तो पहले कान में कौन सी होती है? एक हैमर बोन, हम उसको बोलते हैं हैमर बोन नाम देते हैं, परंतु उसका रियल नेम क्या है? मैलियस उसे हम कहते हैं, मैलियस के नाम से उसे जानते हैं, मैलियस हुई। दूसरी जो है एनविल कहते हैं उसको, इनडायरेक्टली एनविल हम बोल देते हैं, उसका नाम क्या है? इनकस उसको हम कहते हैं, इनकस उसका रियल नेम है, बोन का नाम एनाटॉमी की लैंग्वेज में इनकस है उसका, जो एनविल की भांति होती है। और हथौड़े की भांति जो होती है, हैमर की भांति होती है, उसको हम मैलियस कहते हैं। तीसरी है स्टेप्स, स्टेप्स के आगे एस लगा हुआ है, एस से आप लगाएंगे कि स्मॉलेस्ट बोन, ये पूरी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेप्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन है पूरे शरीर में, स्टेप्स स्मॉलेस्ट। तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स ये कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। तो यहाँ पर क्या नाम दिया है? स्टेप्स दिया है और इनकस भी दिया है। तो ए एंड बी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतने में हम करके संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा जानना है बाकी ऑप्शन क्यों दिए एग्जामिनर ने। कल को हो सकता है इन्हीं ऑप्शन से हमारे लिए प्रश्न पैदा कर दे एग्जामिनर। तो यहाँ पर इलियम और स्क्रोफॉइड दिया है। इलियम अगर बात कीजिए तो इलियम 2 शब्द होते हैं इलियम एनाटॉमी में। एक तो इलियम आप बोलते हैं अपने छोटी आंत के पार्ट को बोलते हैं, जिसमें ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम इस तरीके से होते हैं, इलियम उसे ही बोलते हैं। इलियम अगर बोन के रूप में देखें तो हिप बोन जो होती है हमारी, हिप बोन, वो 3 बोन से मिलकर के बनी होती है, जिसमें स्चियम, प्यूबिस और इलियम, ये 3 बोनों से मिलकर के हिप बोन बनती है, जिसको हम एक और नाम देते हैं कोक्सल बोन भी, जिसको हम बोलते हैं, कोक्सल बोन भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें स्केफोइड, तो स्केफोइड जो है कार्पल्स में से एक है। कार्पल्स टोटल कितने होते हैं हाथ में? आपको ये सारे उत्तर है ना दोस्तों, मेरी वीडियो पॉज करके पहले उत्तर देखा करो, मन में सोचा करो कि हमें कितना पता है ऑलरेडी और हमें नया फिर क्या मिल रहा है। इससे क्या है कि आपके दिमाग पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा और आपको ऑन द स्पॉट याद रखने में इजी रहेगा। आपको हमेशा दिमाग जो है ऑन द स्पॉट चीजें देखते ही एकदम से उत्तर बताने के लायक तैयार रहेगा आपका दिमाग हमेशा से। अभ्यास है ये भी एक तरह का, तो ये भी अभ्यास करते रहे ताकि एग्जाम में जैसे बैठे आपके सामने तुरंत आ जाए कि कौन सी चीज कौन सी नहीं है या कौन सी है, इस तरीके से। तो कार्पल्स कितने? 8 हैं, और इन 8 कार्पल्स का आपको नाम 101% होना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया आपको, प्रत्येक क्वेश्चन में करवाता हूँ, कार्पल से हमेशा ही प्रश्न आता है और हर बार बोन से भी 1 या 2 प्रश्न हमेशा ही आते हैं।
बोन्स के नाम से। 206 हड्डियां हैं टोटल, उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 206 बोन्स के आपको नाम मैंने बहुत ही इजीली यूट्यूब पर भी वीडियो उपलब्ध करवा दी है, और अपनी स्पेशल रिकॉर्डिंग जो है वहां पर भी आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके लिए वहां पर भी अवेलेबल है। और यदि आप लोग भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर के या ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमें कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्पल्स कितनी है? 8 है। उन 8 के नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो उनके 8 के नाम मैं आपको बोलकर बता देता हूं। 8 कार्पल्स का नाम अगर देखें तो स्केफोइड पहला ही है, ल्यूनेट, ट्राइक्वेंट्रम, पीसीफोरम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड और कैपिटेट और हेमेट जो है, ये 8 कार्पल्स हैं जो आपको इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इनके 8 के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, आगे पीछे की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 8 का नाम पता होना चाहिए। ऐसे कार्पल्स की तरह टार्सल्स भी होते हैं। टार्सल्स कितने होते हैं? टार्सल्स हमारे शरीर में 7 होते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पैर के पंजे में पाए जाते हैं, पैर में पाए जाते हैं। जैसे कार्पल्स जो हाथ में पाया जाता है रिस्ट बोन, ऐसे टार्सल्स पैर में पाए जाते हैं, वो 7 होते हैं। प्रत्येक पैर में 7-7 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो अब आपको टार्सल्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको पता है तो। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, 5 उप प्राण में से डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय वायु दबाव को हल्का कर देती है? तो यहां पर हमें सिंपल सा पता है कि नाग जो होती है उद्गारे नाग है। उद्गार मतलब डकार में जो है क्या रहता है? नाग प्राण उप प्राण जो होता है वो रहता है उद्गार में। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। परंतु हमें जो है अन्य चीजों के बारे में भी जानना है। देवदत्त की बात करें तो देवदत्त जो है विजृंभणे मीन्स जम्भाई के कार्य में माना जाता है। कूरम की बात करें तो ये निमेश उन्मेष इसमें माना जाता है, या इसको हम क्या बोलते हैं? उन्मीलन भी कहीं कहीं बोला जाता है ग्रंथों में। उन्मीलन अथवा पलकें झपकना, ये तीनों का मतलब दोस्तों एक ही है। एग्जामिनर जो है आपको शब्द अलग अलग दे सकता है। एग्जाम में पता लगा निमेश करके पूछ लिया आपसे, तो फिर आप पजल हो सकते हैं। तो इसलिए इनका संस्कृत वर्ड भी ध्यान रखिए, निमेश उन्मेष और उन्मीलन अथवा पलकें झपकना। इसका कार्य कौन करता है? ये कूरम उपप्राण करता है। धनंजय की बात करें तो ये किसका कार्य है? धनंजय जो है मृत्यु तक साथ रहने वाला उपप्राण माना जाता है। कहता मृत्यु के पश्चात भी शरीर जो खुला रहता है उसमें धनंजय का रोल रहता है। और कहीं कहीं पर जैसे एसएसपी या आप गैरण संहिता आदि में देखो तो वहां पर कहा जाता है कि नाद में भी माना जाता है। कहता नाद में भी धनंजय उपप्राण रहता है। नाद श्रवण में, शब्द श्रवण में नाद की में जो है धनंजय की भूमिका रहती है। इस प्रकार से 4 उपप्राण हो गए। एक उपप्राण और रह जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिकल कहते हैं। क्रिकल की बात की जाए तो ये शुत्त पिपासा मीन्स भूख और प्यास में जो है वो कौन सा रहता है? वो क्रिकल रहता है। तो कल को ये प्रश्न कैसे घूम सकता है कि आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। 5 उपप्राण रख दिए और सामने आपके इनके जो है क्रियाएं दे देंगे, तो उनको मिलान करना हुआ, A, B, C इस तरीके से मिलान करना हो, तो ये ध्यान रखें। तो यहीं पर मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है, तो इन फ्यूचर आपको इससे हेल्प हो जाएगी, तो तैयार रहेंगे दोस्तों। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर कहा गया है नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को आर की संज्ञा दी गई, मीन्स रीजन की तरह संज्ञा दी गई है। तो हिंदी में ये प्रश्न दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर हिंदी वाले विद्यार्थियों को आता है हिंदी में पढ़ करके प्रश्न दे सकते हैं तो इजीली आप दे सकते हैं। हम अब चलते हैं आपको लेकर के इंग्लिश में डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में ये प्रश्न आसान लगेगा आप लोगों को। तो 47 क्वेश्चन इंग्लिश में आपके सामने आ गया है। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में कहा है वन इज फ्लडेड विद गुड आइडियाज इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स खुशी की अवस्था में कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, भर जाता है अच्छे विचारों से। ये बात सर बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने खुद जीवन में देखा होगा कि जब भी हम खुश होते हैं तो पॉजिटिव विचार आते हैं, और जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं तो नेगेटिव विचार आते हैं। इवन की व्यक्तियों के अंदर आत्महत्या तक के विचार आते होते हैं नकारात्मक स्थिति में, दुख में। तो ए लाइन सर बिल्कुल सत्य है। रीजन दिया गया है, कहते कॉग्निशन रिमेन्स अनअफेक्टेड विद इमोशंस। ये बात सही है, बट क्या ये रीजन है? क्या इस बात का खुशी से कोई लेना देना है? इसके लिए कोई लेना देना नहीं। ना तो ये गुड आइडियाज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ना ही हैप्पीनेस के बारे में कुछ बता रहे हैं। हाँ, कॉग्निशन और इमोशन दोनों डिफरेंट है, तो उनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये बात लाइन सही है, बट ये एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है। ना तो ये गुड आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहा है नीचे वाली बात, ना ये हैप्पीनेस को एक्सप्लेन कर रहा है नीचे वाली बात। तो एक्सप्लेनेशन दोनों की सही नहीं है, राइट जरूर है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? राइट है। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है आर, जो ये आर है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है इसकी। तो ये हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जब दो स्टेटमेंट ट्रू होती है
तो वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी वो एक्सप्लेनेशन ट्रू मानी जाएगी। अदरवाइज दोनों बातें सत्य हो सकती हैं परंतु एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगी, जो कि ये सेम सिचुएशन यहाँ पर शो हो रही है। दोनों बातें सही है आपकी ए एंड आर, परंतु एक्सप्लेनेशन राइट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। सूची दी गई है, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीतली की बात करते हैं। तो शीतली जो है यहाँ पर अगर मिलाएं तो सबसे इजी लग रहा है प्यास का शमन करना, भूख और प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है शीतली शीतकारी से, ये हमें पता है। तो ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 ऑप्शन में अगर आए तो दो जगहों पर है, तो इसलिए हम फाइनल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में अगर है तो आगे बढ़ना जरूरी है, अभी एक दो को और देखना जरूरी है। एक को देख करके आप टिक नहीं कर सकते क्योंकि दो में है, कंफ्यूजन है ये। आगे अगर चले नेक्स्ट देखें तो अग्निसार की बात करते हैं। तो अग्निसार क्या होता है, पेट से संबंधित क्रिया है, जहां पर हमारी जठराग्नि होती है वहां का है। तो यहां पर देखें तो गला और साइनस तो अलग हो गए, पेट का एरिया पाचन वाला है, तो बी का 3 होना चाहिए। तो अब देखिएगा ए का जहां पर 4 है और बी का 3 ऑप्शन हो, वो हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो बिना सोचे समझे हमारा ऑप्शन जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो इतना करते ही हम आगे जाएंगे, कोई मिलान नहीं करना, कोई हमें ज्यादा देखना नहीं है वहां, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं चीज पर कि हाँ 100% ये श्योर है और ऑप्शन एकमात्र यही दिखाई दे रहा है, तो आगे आप ना देखिए, टाइम सेव कीजिए और आगे जाइए। परंतु फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप आगे देखना जरूरी है। उज्जाई की बात करें तो ये गले से होता है, तो गले की सफाई कौन करेगा, उज्जाई करेगा। और नेक्स्ट है अगर भस्त्रिका की बात की जाए तो भस्त्रिका जो है श्वास प्रश्वास लेते हैं इसमें, तो ये कहाँ से होता है, ये हमारे नासिका से होता है। तो और नासिका में साइनस होते हैं, जिसको हम नासिका के अंदर श्लेष्मा भरा रहता है साइनस, उसे हम कहते हैं। तो इस कारण से डी जो है एक उत्तर हो जाएगा। तो अगर मिलान अगर हम देखें तो क्या सभी मिल गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हाँ सर बिल्कुल सारे मिल गए हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है, तो ये बताना है। तो लघु शंख प्रक्षालन किसने बताए हैं आसन, 5 आसन बताए हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताए हैं, जिनका वर्णन आप स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की गेरंड संहिता की एक्सप्लेनेशन में आप देखते हैं। तो 5 आसन को अगर आप यहां देखें तो पहला आसन कौन सा है, ताड़ासन, उसके बाद त्रिएक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, उसके बाद त्रिएक भुजंगासन, फिर उद्राकर्षणासन। उद्राकर्षण आसन, ये 5 आसन है दोस्तों, इनको सीक्वेंस में ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर तीसरे चरण का पूछा गया था। तो तीसरे चरण में क्या है, कट्टी चक्रासन जो है तीसरे चरण का है, कट्टी चक्रासन तीसरे चरण का है। मींस आपका ऑप्शन जो है राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही राइट हो जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि असल में तीसरा आसन है यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया रहेगा, तो ऐसी भूल हो जाती है विद्यार्थी से जल्दीबाजी में कि वह 3 मन में सोचता है और 3 ऑप्शन नंबर 3 पर ही टिक कर देता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि 2 में आगे लिखा हो कट्टी चक्रासन, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहना है वहां पर। यहाँ पर तो खैर तीसरा ऑप्शन तीसरे में ही है, परंतु कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आगे हम इसमें और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे क्वेश्चन बनता होता है इससे सीरीज वाला कि इनकी सीरीज अरेंज कीजिए। तो इसलिए इन 5 आसनों की सीरीज आपको ध्यान रखनी है। पहले कौन सा हुआ, ताड़ासन, फिर त्रिएक ताड़ासन, फिर कट्टी चक्रासन, फिर त्रिएक भुजंगासन, फिर उद्राकर्षणासन। ऐसे 5 आसन है, इन 5 का सीक्वेंस ध्यान रखनी है। और ये किसने बताए हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताए हैं, गेरंड ऋषि ने नहीं बताए हैं, ये ध्यान रखना है। गेरंड संहिता की एक्सप्लेनेशन में है, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो बिहार योग मुंगेर वाली पुस्तक है उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको दिखेगी, परंतु गेरंड ऋषि ने इन आसनों के बारे में नहीं बताया कि शंख प्रक्षालन में ये करने हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, केवल सत्यानंद सरस्वती जी है, उन्होंने इन आसनों की सीक्वेंस बताई है। किसमें, लघु शंख प्रक्षालन, जिसे किस नाम से जाना जाता है। अगर गेरंड ऋषि की बात करें तो उन्होंने इसके लिए वारीसार धोती का नाम दिया है, वारीसार धोती। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। यहां पर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है, ये पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ध्यान बिंदु उपनिषद में 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार,
इन तीनों के विषय में कहा गया है कि इनका तो रंग होता है, रंग के बारे में कहा है कि इनका रंग जो है और इनका गुण वो बताए हैं। रंग कैसा है इसका, आकार का पीला रंग है और गुण रजोगुणी बताया है इसका। ठीक है, उकार की बात करें तो श्वेत वर्ण बताया है इसका, श्वेत मीन सफेद और रंग श्वेत है, गुण जो है इसका सतव गुण बताया है। और मकार की बात की जाए तो इसका रंग जो है कृष्ण मीन्स काला रंग बताया है और इसका जो तमोगुणी जो है इसका गुण बताया है। ये तो हो गए दोस्तों इनके क्या रंग और गुण हो गए, आकार उकार मकार, ये इन तीनों के गुण और रंग हो गए। अब हमसे पूछा है कि तृतीय अंश मकार में किसका लय होता है। मकार में लय की बात करें तो इसमें कहा है कि इसमें द्यो, सूर्य, सामवेद, स्वह और महेश्वर, ये इससे संबंधित है इस मकार मात्रा से। तो अब अपने से जो प्रश्न का उत्तर मांगा गया था उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सामवेद है, तो सामवेद भी मकार में बताया है। और क्या है, द्यो भी है, बी द्यो भी इसमें बताया गया है। तो मीन्स द्यो और सामवेद का लय कहाँ होगा, ओंकार के तृतीय अंश मकार में होता है। तो बी और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा प्रश्न जो है 50 नंबर का उत्तर हमें मिल गया, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आकार और उकार मात्रा में किन किन का लय होता है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आकार की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू और पितामह ब्रह्म, उसका लय बताया है। उकार की बात करें तो अंतरिक्ष, यजुर्वेद, भूवः, वायु और जनार्दन विष्णु, इनका संबंध उकार मात्रा जो कि दूसरा अंश है उससे संबंधित बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में होने हैं दोस्तों, ध्यान में रखने हैं सारे के सारे। इसी के साथ हमारा पार्ट 5 जो है वह कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस को किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कोई जानकारी चाहते तो ऊपर दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।